नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। इंडिया टीवी और आज तक को पीछे छोड़ते हुए लगातार न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र के रायगढ़ से मिल रही है। एक बार फिर से समंदर वाली साजिश यहां पर सामने आई है और हाई अलर्ट पर पूरा इलाका है। वहीं अगर बात करें हरिहरवेश्वर बीच की, वहां पर 2 संदिग्ध नाव बरामद की गई। एक नाव से तो कई हथियार भी बरामद किए गए, जबकि दूसरी नाव में लाइफ जैकेट और कुछ डॉक्यूमेंट मिले हैं। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इस नाव की जांच और ज्यादा तेज कर दी गई है। खबर यह भी है कि इस नाव को भेजने के पीछे आईएसआई का हाथ हो सकता है और इसीलिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी जांच को तेज कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, और जो तस्वीरें मिली हैं, हथियारों का बक्सा जो पहली बोट मिली थी उससे जो मिला था, वो तस्वीरें आपके सामने। AK-47 राइफल भी नाव में मौजूद थी। पूरे इलाके को इस वक्त हाई अलर्ट पर रख दिया गया। ये फेस्टिव सीजन है, यही वजह है सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा चौकन्नी है। तो आपको याद भी होगा, मुंबई में जिस वक्त आतंकवादी हमला हुआ था, उस वक्त भी इसी तरीके से आतंकवादी समंदर के रास्ते आते और इसीलिए हाई अलर्ट पर है पूरा महाराष्ट्र। भारतीय कोस्ट गार्ड ने इस सारी चीज़ों की पुष्टि की है, फिर भी हमने अभी तक हाई अलर्ट रखा हुआ है और नाकाबंदी भी शुरू है, क्योंकि फेस्टिवल का सारा सीज़न चल रहा है। ऐसे समय कोई भी रिस्क नहीं ली जा सकती। पूरी तरह से सब यंत्रणा सक्रिय हो गई है और जो भी इस बोट से आए हुए होंगे उसको जल्दी ही कैप्चर किया जाएगा। एक सस्पिशियस बोट मिली है, कुछ वेपन्स भी रिकवर हुए हैं, क्या जानकारी है आपके पास? बहुत ही प्राइमरी अभी तक तो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उस मुताबिक जो यॉट या बोट जो मिली है उसमें कुछ हथियार मिले हैं, AK-47 हो या और कुछ उसमें हथियार भी है और कुछ कागज़ भी मिले हैं, लेकिन ये सब प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है। मैंने रिक्वेस्ट की है स्टेट गवर्नमेंट से कि उन्होंने अर्जेंटली एक स्पेशल टीम अपॉइंट करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो वहाँ पर उपाय योजना हो या जो भी वहाँ पर इंक्वायरी हो रही है वो रायगढ़ के पुलिस इनसे हो रही है, लेकिन हमारे स्टेट के इस बारे में एक्सपर्ट काफ़ी एजेंसीज रहती है, स्पेशली ATS इज क्वाइट एक्सपर्ट इन इट। दे शुड अपॉइंट probably a team at an urgent basis and a proper inquiry should be done. हम अगर देखें तो कल जन्माष्टमी गोपालकला का त्योहार है, 8-10 दिन में गणपति का त्योहार है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो नागरिकों की सुरक्षा है। इमीडिएटली कुछ उपाय योजना होनी चाहिए, 1 एंड 2 अगर इसमें सेंट्रल एजेंसीज की भी मदद लेनी पड़े तो स्टेट गवर्नमेंट ने अर्जेंटली उन्हें अप्रोच होना चाहिए। तो देखिए, साफ तौर पर वहां पर सुरक्षा एजेंसियां जो है अब वो अलर्ट पर है, क्योंकि जिस तरीके से ये बोट मिली उसके बाद कई सवाल खड़े हुए कि आखिर ये बोट यहां तक कैसे पहुंची और जो इसके अंदर हथियार हैं क्या वो किसी और वजह से यहां पर थे। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि डिसमेंटल ये हथियार किए जा चुके थे, अब ये किसी यूज में नहीं लाए जा सकते, लेकिन बावजूद इसके सवाल ये खड़ा हुआ कि ये जो 2 नाव मिली है इनके अंदर AK-47 क्या कर रही थी। और सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि बोट जो मिली उसमें कोई सवार नहीं था, अंदर कोई मौजूद नहीं था। कुछ ही वक्त के बाद एक दूसरी बोट मिलती है, उसमें भी कोई सवार नहीं था। अभी तक पता नहीं चल पाया है इस दूसरी बोट का मालिक कौन है, उसमें कुछ कागजात रखे हुए हैं, इसके अलावा लाइफ जैकेट रखा हुआ है। 2 संदिग्ध नाव और पूरा महाराष्ट्र इस वक्त हाई अलर्ट पर, खासकर इसलिए दही हांडी का त्योहार कल महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है और बड़ी संख्या में सड़कों के ऊपर हुजूम उमड़ता है, अलग अलग टोलियों में लोग आते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर विस्फोटक बरामद हो रहा है, क्योंकि जहां विस्फोटक मिला है, ये नाव जहां मिली है वहां से मुंबई की दूरी 200 किलोमीटर की है, तो क्या पूरे महाराष्ट्र को दहलाने की साजिश तो नहीं? तो ये बोट महाराष्ट्र तक कैसे पहुंची उसे आपको ग्राफिक्स मैप के जरिए हम दिखाते हैं। बिल्कुल, देखिए, अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ओमान से ये बोट मिली थी, ओमान से चली थी ये बोट और ओमान से चलते हुए ये मुंबई तक पहुंची। अनुपमा, बिल्कुल, देखिए आपको दूरी के हिसाब से समझा रहे हैं। देखिए अरब सागर के रास्ते रायगढ़ के हरिहरेश्वर तट तक ये जो है किसी तरीके से पहुंची, लेकिन चिंता की बात यह है कि जिस रायगढ़ का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, जहां से वो बोट मिली है, वहां से मुंबई महज 200 किलोमीटर की दूरी पर है।
और इसीलिए ये और ज्यादा परेशानी का सबब है। हरिहरेश्वर से मुंबई की दूरी मात्र 200 किलोमीटर की है और ऐसे में क्या ये मुंबई को दहलाने की कोशिश तो नहीं की गई? और कहीं ऐसा तो नहीं कि इन त्योहारों के मौसम में जब बड़ी संख्या में लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो वहां पर ये आतंकी साजिश थी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनकी अभी जांच पड़ताल होना बाकी है। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनमें सुरक्षा एजेंसियां अभी लगी हुई हैं। बिल्कुल, और कोशिश अब ये की जा रही है कि आखिर ये पता किया जा सके कि आखिर ये हथियार जो है यहाँ पहुंचे तो पहुंचे कैसे। बिल्कुल, और देखिए महाराष्ट्र के रायगढ़ में 2 संदिग्ध नाव मिलने के बाद से लगातार हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है, जिसमें 3 AK-47 जैसे खतरनाक हथियार बरामद किए गए। महाराष्ट्र के रायगढ़ में हथियारों से भरी नाव मिलने के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बोट से हथियारों के साथ साथ कारतूस भी मिले हैं, लेकिन इस नाव पर कौन कौन सवार था इसकी जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में रायगढ़ पुलिस ने दावा किया है कि ओमान की सिक्योरिटी बोट है जो अरब सागर के रास्ते रायगढ़ के हिरेश्वर तट पर आ गई है। इसके साथ ही पुलिस ने किसी आतंकी साजिश से भी इनकार किया है, लेकिन मुंबई से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर हथियारों से भरी संदिग्ध नाव के मिलने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हमें प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो मिली है उस मुताबिक रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन तालुका में हरिहरेश्वर और भरड़खोल गांव के उस परिसर में कुछ बोट्स ये जो रायगढ़ पुलिस यंत्रणा है या कोस्टल की यंत्रणा है उन्हें वहां पर मिले। उसमें कुछ हथियार है, कुछ कागज है, लेकिन ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्क्रीट नहीं है, प्राइमरी है। वहीं रायगढ़ के साथ साथ महाराष्ट्र के सभी समुद्री इलाके को अलर्ट कर दिया गया है। और बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र के रायगढ़ से आ रही है। संदिग्ध नाव बरामद होने के बाद अब पुलिस पूरी तरह से सख्ती बरत रही है, जगह जगह यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। मुंबई गोवा हाईवे पर पुलिस ने जबरदस्त बंदोबस्त बढ़ा दिया है, वहां पर सुरक्षा पहरा जो है वो बढ़ा दिया गया है। गुजरने वाली हर गाड़ी की इस वक्त जांच की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हाईवे के ऊपर भी अब जांच तेज कर दी गई है। जितनी गाड़ियां वहां से निकल रही हैं आप देखिए कैसे सघन तलाशी ली जा रही है, गाड़ी की डिक्की खुलवाई जा रही है, कौन आ जा रहा है उसकी पड़ताल की जा रही है। हर तरफ हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। बिल्कुल, और मुंबई गोवा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुंबई गोवा हाईवे जो है दरअसल उसकी ये तस्वीर आपके सामने है। हाईवे पर किस तरीके से सघन चेकिंग अभियान अब वहां पर चल रहा है। हर एक चीज की चेकिंग की जा रही है, आने जाने वाली जितनी गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये बोट मिली है उसके बाद कई सवाल खड़े हुए हैं और यही वजह है कि पूरे इलाके को अलर्ट पर रखा गया है। तो इस घटना के बाद कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। पहला सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र के समुद्री तट के पास मिली नाव मुंबई को दहलाने के लिए तो नहीं भेजी गई थी? सवाल तो ये भी मन में आ रहे हैं कि क्या संदिग्ध नाव के पीछे आतंकी साजिश थी? एक सवाल ये भी कि जब इतनी दूर यानी कि ओमान से नाव यहाँ तक आ गई तो फिर नाव में सवार लोग आखिर कहाँ गए? और इस बात की भी अभी तसल्ली करनी बाकी है कि क्या ये नाव ओमान से ही आई थी या फिर इसके पीछे किसी और की बड़ी साजिश थी। आखिरी सवाल ये भी कि जो नाव समंदर के तट पर आई उसमें लदे हथियारों को आखिर भेजा कहां से गया था? मतलब इन हथियारों का टारगेट, डेस्टिनेशन क्या था? और दराक का पाक ओमान कनेक्शन कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी इस कनेक्शन के बारे में खुफिया एजेंसियों की कई जानकारी मिल चुकी है। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस ने कुछ समय पहले 2 आतंकवादी पकड़े थे। ओसाम और जिशान नाम के इन दोनों आतंकियों ने स्पेशल सेल के सामने इस बात को कबूल किया था कि ये दोनों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के कहने पर ओमान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे थे। यानी पाकिस्तान ओमान की आड़ में भारत में आतंकी साजिश पहले से ही रचने की कोशिश में लगा हुआ था और इस बार भी उसने ये नाव ओमान के रास्ते भारत भेजकर आतंक की एक नई साजिश रचने की कोशिश की जा सकती थी, ताकि दुनिया में सामने ना आ सके कि पाकिस्तान इसके पीछे है, वो पीछे से ही सपोर्ट कर रहा है और किसी दूसरे देश के जरिए भारत तक आतंकी साजिश ये रचने की कोशिश है पाकिस्तान की। और ISI ओमान के नाम पर मुंबई हमले जैसी साजिश को अंजाम तक पहुंचा सके। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहा है, लेकिन देखिए सवाल जो हम आपको लगातार बता रहे हैं, पहला सवाल तो यही कि आखिर ये बोट आई कहां से, जो हथियार मिले हैं वो जो है वो क्या कर रहे थे इस बोट में। और इतना ही नहीं, अगर ये बोट यहां पर बहते हुए पहुंची जैसा कि आप कहा जा रहा है, तो आखिर
इसमें सवार लोग कहां गए? और देखो, और बड़ी खबर असम के लखीमपुर से भी मिल रही है। वहां पर लोगों की एक अच्छी भीड़ ने एक अपराधी को इतना पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो असम में एक शख्स की, दरअसल असम के लखीमपुर की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर एक अपराधी को बुरी तरीके से पीटा गया। तस्वीरें देखिए, इस शख्स को बुरी तरीके से पीटा गया और पीटने के वक्त का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन आसपास के लोग जो खड़े हैं, देखिए किस तरीके से तमाशबीन बनकर खड़े हुए हैं, कोई भी रोकता हुआ नजर नहीं आ रहा है इन लोगों को। वीडियो तो जरूर यहाँ पर बना लिया गया, लेकिन किसी ने भी इन पीटने वालों को रोकने की कोशिश नहीं की और पीट कर इस अपराधी जो पकड़ में आया था उसे मार दिया गया। देखिए, असम के लखीमपुर में अपराधी की लोगों ने पीट कर हत्या कर दी, जहां मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। असम के लखीमपुर जिले में उग्र भीड़ एक अपराधी पर टूट पड़ी। घिलामारा इलाके में भारी संख्या में मौजूद लोगों ने गांव के बाहर एक अपराधी को घेरा और एक के बाद एक लोग लात और घूंसे से उसे पीटते रहे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिसकर्मी अपराधी को पीटने से रोकने लगे, लेकिन पुलिसकर्मी की बात अनसुना कर लोग अपराधी की जान लेने पर आमादा रहे। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे पुलिसकर्मियों को भी भीड़ ने नहीं बख्शा, जिसमें 2 पुलिसकर्मी बुरी तरह जख्मी हो गए और गुस्साए लोगों ने कानून अपने हाथ में लेकर अपराधी की पीट कर हत्या कर दी। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के नासिक से। वहां सेंट्रल जेल में कुछ कैदियों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमला उस वक्त हुआ जब जेल के अंदर इन कैदियों को अलग अलग बैरक में शिफ्ट किया जा रहा था। और माना तो ये भी जा रहा है कि इसी वजह से नाराज इन कैदियों ने पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। कैदियों के हमले में एक पुलिस वाले की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। 2 पुलिस वाले बुरी तरह से घायल हो गए हैं। और देखिए, इसी के साथ ताइवान ने अपने मिसाइल सिस्टम की ताकत दिखाते हुए उसका प्रदर्शन किया है। बिल्कुल, इस मिसाइल सिस्टम का नाम स्काई बोट 3 बताया जा रहा है, जो कि सतह से हवा में मार करने में पूरी तरह सक्षम है। इतना ही नहीं, चीन के युद्ध अभ्यास और जंग की धमकियों के बाद से ही ताइवान भी लगातार अपनी सैन्य ताकत का न सिर्फ प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में जुटा हुआ है। और ताइवान का स्काई बोट 3 मिसाइल, जिसका प्रदर्शन ताइवान की तरफ से किया गया, उसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है। ये साफ तौर पर ताइवान को, चीन को संदेश है कि हम भी पूरी तरह सक्षम है तुम्हें जवाब देने में। बिल्कुल, ताइवान की तरफ से लगातार अब मिसाइल प्रणाली का प्रदर्शन किया जा रहा है। तो खबर यह भी है कि चीन ने ताइवान की, तो दरअसल ये कोशिश की जा रही है। देखिए, चीनी जंगी जहाज नानचंग तैनात जो है किया गया है। नानचंग पर इमरजेंसी अटैक की ट्रेनिंग की जानकारी भी निकलकर सामने आई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की चीन की तरफ से अब युद्धाभ्यास तो लगातार किया ही जा रहा है। चीनी नौसेना के इस युद्धाभ्यास में जहाज नानचंग को भी अब तैनात कर दिया गया है। बिल्कुल, नानचंग पर इमरजेंसी अटैक की ट्रेनिंग जो है वो की जा रही है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो ऐसे में इमरजेंसी किस तरीके से, हालात में किस तरीके से इसको हैंडल किया जाएगा। चीनी नौसेना ने युद्ध अभ्यास जो है अपना शुरू कर दिया है, जिसमें चीनी जंगी जहाज नानचंग को उतारा गया, उसे तैनात किया गया। इमरजेंसी अटैक की ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, और ये उससे जुड़ी तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए चीनी सैन्य खुद को तैयार कर रहे हैं और ऐसे में जंगी जहाज है नानचंग, जिसे तैनात कर दिया गया है। अगर इमरजेंसी अटैक किया जाता है तो फिर किस तरह से उससे निपटना है, इन तैयारियों में फिलहाल चीनी सैनिक लगे हुए हैं। वो चीन की तरफ से साल 2017 में लॉन्च किया गया था और उसे इस दौरान चीन की आर्मी ने आपात स्थिति में कैसे दुश्मन को तुरंत निशाना बनाकर उसके जहाजों को नेस्तनाबूद किया जाए, इसका अभ्यास किया। देखिए कैसे नानचांग डिस्ट्रॉयर से निकली गाइडेड मिसाइल ने टारगेट को ध्वस्त किया। 10,000 टन वर्क की टाइप 055 डिस्ट्रॉयर को चीन की तरफ से साल 2017 में लॉन्च किया गया था और उसे पीएलए नेवी के बेड़े में साल 2020 में कमीशन किया गया था, क्योंकि चीन और ताइवान के बीच किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। ऐसे में चीन ने अपने सबसे बड़े विध्वंसक जहाज को पानी में उतार दिया है।
नानचांग डिस्ट्रॉयर को चीन का सबसे खतरनाक गाइडेड मिसाइल क्रूजर कहा जाता है, जिस पर एक साथ 2 हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो सकती है। और यानी चीन ने अगर समुद्र के रास्ते ताइवान को निशाना बनाया तो उसके जंगी बेड़े में नानचांग डिस्ट्रॉयर सबसे पहली पंक्ति में खड़ा नजर आएगा। और उधर खबर यह है कि चीन ने ताइवान की सीमा के करीब अपने सबसे बड़े विध्वंसक जहाज नानचांग डिस्ट्रॉयर को पानी में उतार दिया है। जी हाँ, ग्लोबल टाइम्स ने नानचांग डिस्ट्रॉयर के लाइव ड्रिल का एक वीडियो भी जारी किया है। बिल्कुल, खबर यह है कि साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास लगातार चीन की तरफ से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि देखिए अपने युद्ध अभ्यास के दायरे को चीन लगातार बढ़ा रहा है। चीन की आर्मी ने पीला सागर के बाद साउथ चाइना सी में भी लाइव ड्रिल को शुरू कर दिया। खबर यह भी है कि साउथ चाइना सी के कुछ हिस्सों में जहाजों के आने की पाबंदी का अलर्ट भी जारी किया गया है। इतना ही नहीं, चीन के हेनान प्रांत के मैरीटाइम सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेटर ने इस पर पाबंदी लगाई है। बताया जा रहा है कि साउथ चाइना सी में शी जिनपिंग की आर्मी का युद्धाभ्यास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे तक चलेगा। तो देखिए लगातार कोशिश ये की जा रही है चीन और ताइवान की तरफ से कि आखिर तैयारियां किस तरीके से की जा सके। सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। न्यूज 18 इंडिया पहला चैनल है जो ताइवान पहुंच चुका है। हमारे सहयोगी प्रीति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रीति, क्या तस्वीरें देख पा रही हैं आप ताइवान में? देखिए, साफ तौर पर एक बात तय है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से हमने देखा कि रूस और यूक्रेन के बीच में जबरदस्त स्थितियां बनी जंग को लेकर, ऐसी कुछ स्थितियां यहां पर भी बने, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो बड़ा बदलाव है इन दोनों मुल्कों के बीच में, वो ये है कि चीन जहां एक बड़ा शक्तिशाली देश है हर लिहाज से, चाहे अर्थव्यवस्था की बात करें, चाहे हम उसकी थल सेना की बात करें, उसकी वायुसेना की बात करें, उसकी जल सेना की बात करें, वहीं ताइवान जो एक बहुत ही छोटा सा देश है लेकिन उसके इरादे इतने मजबूत हैं सपना और शालिनी, ये बात बहुत ज्यादा उन तमाम देशों के लिए एक बड़ी मिसाल के तौर पर भी आने वाले वक्त में होगी कि जो ताइवान कुछ नहीं है चाइना के आगे, वो इस बात का मादा रख रहा है कि जंग होगी। तो देखिए, हम पूरी तरह से तैयार है और यही वजह है कि मिलिट्री ड्रिल्स हमने जो देखी चीन की तरफ से, तो ताइवान भी पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन यहां पर सिर्फ चाइना के सामने ताइवान नहीं है, ये बात भी साफ है कि ताइवान को जो ताकत मिल रही है वो मिल रही है अमेरिका से। और अमेरिका ये बात अच्छे से जानता है कि अगर युद्ध की स्थितियां बनती हैं तो ताइवान को सपोर्ट करना कैसे आने वाले वक्त में उसे महाशक्ति के तौर पर भी आगे बढ़ाने में मददगार होगा। और यही बात है जो चीन को नागवार गुजर रही है। और चीन वो देश बनता जा रहा है जो लगातार इस कवायद में है कि ताइवान पर अगर किसी भी तरह से अमेरिका मामलों में दखल अंदाजी करता है तो वो आगे आने से चूकेगा नहीं। इसीलिए ये जो मिलिट्री ड्रिल्स आपको दिख रही है, चाहे हम जंगी बेड़ों की बात करें या फिर हम आसमान में जो वो लगातार ड्रिल कर रहा है उससे हम बात करें, तो ये संकेत साफ है कि आने वाले वक्त में ये तनाव हाल फिलहाल में तो ठीक होने वाला नहीं है। और ये जो साफ तौर पर ये जो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई नानचंग की, वो बताती हैं कि दोनों ही देश इस वक्त किसी भी परिस्थिति में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। ताकत के आगे ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी ताकत चीन जो बनकर सामने आ रहा है, उस ताकत के आगे ये कहा जा सकता है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि ताइवान जो है झुकने को तैयार नहीं है और चीन अड़ा हुआ है अपनी बातों को लेकर। तो मानसिक रूप से दोनों ही देश तैयार हैं, जैसा प्रीति आप बता भी रही हैं, आप बनी रहिए क्योंकि वहां पहुंच करके महसूस करके चीजों को और फिर उसे बताना, स्टूडियो से नहीं बल्कि वहां मौजूद रह के, ये बड़ी बात है। तो देखिए एक तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन चीन के राजदूत ने पहले ताइवान फिर अमेरिका और अब ब्रिटेन को धमकाया है। इस दौरान चीन के राजदूत ने कहा कि ब्रिटेन को ताइवान के मुद्दे से अब दूर रहना चाहिए। ताइवान को लेकर चीन किसी की सुनने को तैयार नहीं है। जो देश इस वक्त ताइवान के साथ खड़ा है वो चीन की आंखों में खटक रहा है। चीन नहीं चाहता कि ताइवान पर कोई अपना हाथ रखे। यही वजह है कि चीन लगातार उन देशों को धमकी पर धमकी दे रहा है जो देश चीन की चेतावनी को अनदेखा करके ताइवान का साथ देने को तैयार है। अब चीन के राजदूत ने ब्रिटेन को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की है। चीन के राजदूत के मुताबिक ब्रिटेन को अमेरिका की राह पर नहीं चलना चाहिए। चीन के राजदूत ने ब्रिटेन को धमकी वाले अंदाज में कहा
कि अगर ब्रिटेन ने ताइवान के मुद्दे में दखल दिया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। चीन के राजदूत ने यह साफ कहा है कि लंदन को रेड लाइन नहीं पार करनी चाहिए। दरअसल बीते दिनों ब्रिटेन की विदेश सचिव और पीएम पद की दावेदार लिज ट्रस ने ताइवान को लेकर चीन की कार्रवाई को उकसाने वाला और शांति के खिलाफ बताया था। इतना ही नहीं, अमेरिका की ही तरह ब्रिटेन भी अपने प्रतिनिधियों को ताइवान भेजने की तैयारी में जुटा है। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि ताइवान को लेकर चीन की किसी भी धमकी का दूसरे देशों पर कोई असर नहीं हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब जापान, कनाडा और जर्मनी के नेता भी कुछ महीनों में ताइवान दौरे पर जाने वाले हैं। यानी चीन भले ही ताइवान मामले में दुनिया को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है, लेकिन अमेरिका, जापान और ब्रिटेन जैसे देश चीन की धमकियों के आगे सरेंडर के मूड में नहीं है। जाहिर है ताइवान पर खींची ये तलवार महायुद्ध के दरवाजे को खोल सकती है। नैन्सी पेलोसी और अमेरिकी सांसदों के दल से चीन इस वक्त भड़का हुआ है, लेकिन अब इसी क्रम में जल्द ही पश्चिमी देश भी अपना दल ताइवान भेजने वाले हैं। 2 अगस्त को अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा होता है। नैन्सी ने ताइवान के लोकतंत्र को अपना समर्थन जताया, इससे चीन भड़क उठा। दूसरी तरफ 14 अगस्त को फिर से अमेरिका के 5 सांसदों का एक दल ताइवान पहुंचा। सांसदों ने ताइवान के प्रति अपनी एकजुटता दिखाई, इससे भी चीन को काफी मिर्ची लग गई। ताइवान के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अगले सप्ताह जापान का एक दल ताइवान पहुंच रहा है। ये दल सोमवार से बुधवार तक ताइवान में ही रहेगा। तो दूसरी तरफ जापान के बाद कनाडा के 8 सांसद ताइवान पहुंचने वाले हैं। कनाडा दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने पर अब जोर दे रहा है। ये दल अक्टूबर में आ सकता है। उधर जर्मनी से भी 2 अलग अलग दल ताइवान पहुंचने वाले हैं, जो कि अक्टूबर में यहाँ पहुंच सकते हैं। जर्मनी के बाद अक्टूबर या फिर नवंबर में कहा जा रहा है कि ब्रिटेन का भी एक राजनीतिक ग्रुप जो है वो ताइवान पहुंचने वाला है। यानी कि चीन के रवैये से पश्चिमी देश चिढ़े हुए हैं, इसीलिए चीन को जवाब देने के लिए अपना दल अब ताइवान भेज रहे हैं। तो शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपी पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अगली सुनवाई 31 अगस्त को होनी है। ये अहम खबर, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी दोनों को ही भेज दिया गया है। अगली सुनवाई अब 31 अगस्त को होगी। बड़ी खबर इस वक्त की। और इस पूरे मामले में लगातार ईडी की तरफ से जगह जगह छापेमारी भी की गई है। देखिए, जो भी कागजात हैं वो बटोरे जा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ी जानकारी है कि शिक्षक भर्ती घोटाले में अगली सुनवाई 31 तारीख को होगी। और अगली बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से मिल रही है। वहां पर चुनाव आयोग के फैसले के बाद विपक्षी दलों के नेताओं की बौखलाहट अब सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव की तैयारियां वहां पर तेज हो गई हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने बाहरी लोगों को इन चुनावों में मतदान का अधिकार देने का फैसला किया है। इन बाहरी लोगों में वहाँ पढ़ने वाले छात्र, दूसरे राज्यों से आए हुए कर्मचारी, मजदूर और सशस्त्र बलों के जवान भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा कर मतदान कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। एब्रोगेशन ऑफ 370। उसके बाद काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पहले असेंबली में वोटर नहीं होते थे, लेकिन अब उनका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है। तो एक वो भी बड़ी तादाद में लोग अब आ सकते हैं अपना वोट दर्ज कराने के लिए। उसके लिए सिंपल है, जो रूल है पूरे कंट्री में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में रूल है कि पर्सन शुड बी ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग इन द यूटी। जहाँ पे भी वो वोट बनवाना चाहता है वो वहाँ पे ऑर्डिनरीली रिजाइड करना चाहिए, यानी परमानेंट रेजिडेंट होने की आवश्यकता अब नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे वोट अब वोटर लिस्ट में ऐड होंगे। एक और जो नई चीज़ है, जो सर्विस वोटर्स हैं, हमारे यहाँ के काफ़ी लोग दूसरे स्टेट्स में काम करते हैं, तो वो उनको ऑप्शन पहले भी था, अब भी है। दे कैन रजिस्टर देमसेल्व्स एज सर्विस वोटर, यानी उनका नाम वोटर लिस्ट में एज सर्विस वोटर दर्ज हो जाएगा। और वो जहाँ भी पोस्टिंग है उनकी, चाहे वो आर्म फोर्सेज में है, पैरामिलिट्री फोर्सेज में है, आर्मी में है, वो वहीं से अपना पोस्टल बैलेट दर्ज कर सकते हैं जब भी इलेक्शन होता है। तो
कश्मीर में रहने वाले बाहरी लोगों को वोट का अधिकार देने के मामले में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने अस्थायी वोटर से सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। वही यही नहीं रुकी वो, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र के नाम पर अराजकता फैलाने और चोर दरवाजे से वोटर्स को लाने की साजिश का भी आरोप लगाया। बीजेपी के 25 लाख जो नॉन लोकल्स हैं वोटर्स, उनको यहाँ इंक्लूड किया जाएगा। And I think this is the last nail in the coffin of electoral democracy here. पहले जो इन्होंने रिगिंग करनी थी वो तो आधी रिगिंग कर दी, जिस वक्त डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ बनाया और उसमें जितनी जेरी मैंडरिंग होनी थी वो सब कर लिया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि जो उसकी हेड करती थी उस पैनल को, उसको अब बड़ी अच्छी तरह से रिहेबिलिटेट किया गया। शी हैज़ बीन रिवॉर्डेड। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शायद अभी भी 3 साल पहले के हालात में सपने ले रहे हैं। धारा 370 टूट चुकी है और जिस प्रकार से हम बाहर जाकर के किसी भी स्टेट में चले जाएं, वहाँ रहने के बाद हमारे भी वोट का हम उपयोग कर सकते हैं, उसी प्रकार से धारा 370 टूटने के बाद जो आज चीफ इलेक्शन अफसर ने कहा है, तो उसके मायने यही हैं कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वोट क्यों नहीं डालेंगे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। यहाँ एनआईए ने छापेमारी की है। जम्मू कश्मीर के 7 से 8 ठिकानों पर रेड की गई है। श्रीनगर के साथ साथ सांबा और कठुआ में भी छापेमारी की गई है। वहीं डोडा और जम्मू में भी रेड की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। छापेमारी लगातार जारी है। एनआईए की ये छापेमारी जम्मू और कश्मीर में लगभग 7 से 8 ठिकानों पर है। बिल्कुल हर जगह छापेमारी की जा रही है। श्रीनगर, सांबा, कठुआ में छापेमारी की गई। डोडा और जम्मू में भी रेड की गई। तो जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। इसके तहत एनआईए ने 7 से 8 ठिकानों पर छापेमारी भी की है। घाटी में सेना के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियां अमन चैन के दुश्मनों को जड़ से मिटाने में जुटी हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के कई जिलों में एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। श्रीनगर, सांबा, कठुआ, जम्मू और डोडा में एनआईए की टीम पहुंची और कई संदिग्ध ठिकानों पर रेड की। इस दौरान मौके पर बड़ी तादाद में सेना के जवान भी मौजूद रहे। कार्रवाई करते हुए एनआईए गिरफ्तार आतंकी फैसल मुनीर के ठिकाने पर भी पहुंची। फैसल मुनीर लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी है, जिस पर कठुआ और सांबा में आतंकियों तक हथियार पहुंचाने का आरोप है। सुरक्षा एजेंसी ने कुछ दिन पहले फैसल मुनीर के अलावा पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स मंगवाकर सप्लाई करने के मामले में कई संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया था। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से सरकार ने देश विरोधी कंटेंट चला रहे 8 यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगा दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक इन यूट्यूब चैनल के 114 करोड़ व्यूज थे, जबकि 85 लाख से ज्यादा इनके सब्सक्राइबर्स थे। इनमें एक यूट्यूब चैनल पाकिस्तान से भी संबंधित बताया जा रहा है, उसे पाकिस्तान से ही चलाया जा रहा था। बताया ये भी गया कि ब्लॉक किए गए चैनल्स पर दिखाए जा रहे कंटेंट का मकसद धार्मिक समुदाय में घृणा फैलाना था, और जिसकी वजह से इनको बैन कर दिया गया। और वहीं अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से मिल रही है। यहाँ पर 15 अगस्त के दिन हुए कार्यक्रम में डांस करने पर 2 पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई की गई और है। दोनों को लाइन हाजिर भी कर दिया गया। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहाँ पर पीलीभीत में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दोनों पुलिस वाले डांस कर रहे थे, जिनका वीडियो सामने, ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस वाले किस तरीके से वर्दी में नाचते हुए नजर आए, जिसके बाद दोनों को लाइन हाजिर किया गया। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्वतंत्रता दिवस के दिन जोश में आकर के डांस करना इन दोनों ही पुलिस वालों पर भारी पड़ गया। इनके डांस का वीडियो वायरल होने के बाद इन्हें वार्निंग देकर लाइन हाजिर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 15 अगस्त के समारोह में डांस करने से 2 पुलिस वालों की मुसीबत बढ़ गई। कोतवाली के बाहर हुए इस समारोह के लिए काफी इंतजाम भी किए गए थे और पूरी कोतवाली को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया था। और इसी दौरान जोश में आए ये 2 पुलिसकर्मी वहां संगीत की धुन में नागिन डांस करने लगे।
वर्दी में डांस करते ये पुलिस वाले काफी देर तक नागिन डांस में जुटे रहे और इसी दौरान वहां मौजूद दूसरे पुलिस वाले भी ताली बजाकर उनका उत्साह बढ़ाते दिखाई दिए। पुलिस वालों के नागिन डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद अधिकारियों ने इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की। जो अमृत महोत्सव के दौरान फ्लैग होस्टिंग हुई है, फ्लैग होस्टिंग के बाद एक सब इंस्पेक्टर एक कांस्टेबल ने अति उत्साह में एक गाने में डांस किया है, जो कि वहाँ पे आवश्यकता नहीं थी उस चीज़ की। हालांकि उनको बहुत गंभीरता से वार्न करके उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। बताया गया कि दोनों पुलिस वालों पर वर्दी में डांस करने की वजह से कार्रवाई की गई। और अब खबर पुर्तगाल से, जहां पर भीषण आग ने कई एकड़ में फैले जंगलों को जलाकर राख कर दिया है। बिल्कुल, और इस पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी फिलहाल जुटे हुए हैं। लगातार आग बुझ जाए इसकी कोशिशें की जा रही है। अहम खबर, जंगल में किस तरह से आग लगी है उसकी तस्वीरें भी मिल रही है। रात के वक्त आप देखिए, दूर से ही आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। दमकल कर्मी लगातार वहां मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त 1200 दमकल कर्मी बताया जा रहा है जो वहां पर मौजूद है और ऑपरेशन के दौरान एक दमकल कर्मी की मौत की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एयरक्राफ्ट की मदद ली जा रही है कि किसी भी तरीके से इस आग को जो है बुझाया जा सके, लेकिन देखिए पुर्तगाल के जंगलों में लगी भीषण आग अब कहर बरपा रही है। इसे बुझाने के लिए 1200 से ज्यादा दमकल कर्मी दिन रात कोशिश में जुटे हुए हैं। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से करीब 90 किलोमीटर दूर धधकती आग ने सबको जलाकर राख कर दिया। हीट वेव की वजह से जंगलों में आग फैली और देखते ही देखते हजारों एकड़ के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान तक ऊंची उठती आग की लपटों से लोग दहशत में आ गए और दूर दूर तक सिर्फ काले धुएं का गुबार ही नजर आया। जंगलों में फैली भयंकर आग से आसपास के इलाकों में खतरा बढ़ गया। भीषण आग का धुआं पुर्तगाल से 400 किलोमीटर दूर पड़ोसी देश स्पेन के मैड्रिड तक पहुंच गया। वहीं तेज हवा और बढ़ते तापमान से भी आग तेजी से फैल गई। बेकाबू आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 400 गाड़ियों को लगाया गया, जबकि 1200 दमकल कर्मी इस ऑपरेशन में लगाए गए। इसके अलावा पानी का छिड़काव करने के लिए वाटर जंपिंग एयरक्राफ्ट की भी मदद ली गई। पुर्तगाल के अधिकारियों ने बताया कि आग की वजह से दमकल कर्मियों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा और इस ऑपरेशन के दौरान एक दमकल कर्मी की भी मौत हो गई। उधर बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से इस वक्त की मिल रही है। वहां पर बंगाल एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को अलकायदा का सदस्य होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। खुफिया जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस के अधिकारियों ने बुधवार रात खारीबाड़ी इलाके में छापेमारी की और दोनों को आतंकवादी संगठन से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया। तो बड़ी खबर है, एसटीएफ ने 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अलकायदा से दोनों का कनेक्शन था और इसी वजह से गिरफ्तारी हुई है। आगे जांच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि इनके पास संदिग्ध सामान बरामद हुआ है, कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं और एसटीएफ अब आगे जांच पड़ताल कर रही है। और चलिए अब बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं पटना की, जहां पर एक छात्रा के बाद एक आर्मी जवान पर फायरिंग की खबर निकलकर सामने आई। बताया ये भी जा रहा है कि लूटपाट के इरादे से अपराधियों ने आर्मी जवान के ऊपर फायरिंग कर दी थी, उसे गोली मार दी थी और जिसमें सेना के जवान की मौत भी हो गई। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आज सुबह सवेरे हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि आखिर किस तरीके से पटना में एक छात्रा के ऊपर जो है गोली चलाई गई थी और उसके बाद अब गोली मारकर सेना के जवान की हत्या कर दी गई है। लेकिन लगातार विपक्ष जो है अब महागठबंधन की सरकार को कानून को लेकर घेरने की कोशिश कर रहा है। एक आर्मी का जवान कुम्हरार में डेरा पे रह रहा था। सुबह पाटलिपुत्र स्टेशन पे जाना था। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे वो अपने चचेरे भाई के साथ बाइक पे जा रहा था, तो 2 बाइक पे अज्ञात क्रिमिनल आए। उन्होंने पहले उनसे पटना स्टेशन का रास्ता पूछा। जब पटना स्टेशन का रास्ता बताया, इसी के दौरान ही उसको गोली मार के और वो लोग चले गए। अभी मामले की छानबीन चल रही है कि क्या मामला है। तो लॉ एंड ऑर्डर लगातार सवालों के घेरे में है। अब जो विपक्षी है वो यही कह रहे हैं कि जब कानून मंत्री ही बिहार के अंदर कानून को चकमा दे रहे हैं, कानून को हाथ में ले रहे हैं, तो फिर आखिर कानून व्यवस्था किस तरह से बनी रहेगी बिहार के अंदर। अब बड़ी खबर इस वक्त की, सेना के जवान की हत्या गोली मारकर यहां पर की गई है। जवान सेना का यहां दरअसल छुट्टी के वक्त में आया हुआ था। पटना बिहार की राजधानी, वहां पर इस तरह की तस्वीर अब सामने आई है और लगातार लॉ एंड ऑर्डर इन दिनों सुर्खियों में है बिहार के अंदर। बिल्कुल, और देखिए सेना के जवान की जो है वो हत्या कर दी गई है
और उसके बाद अब लगातार विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है नीतीश सरकार से कि आखिर किस तरीके के कानून की आप लोग बात करें, क्योंकि आपके खुद के कानून मंत्री के ऊपर जो है कई दाग लगे हुए हैं। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अब आप ऐसे में समझिए कि खौफ जो है वो कितना इस पूरे इलाके में दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे एक दिन पहले एक छात्रा की भी गोली मार दी गई थी उसे, और आज एक जवान को गोली मार दी गई। ये दो तस्वीरें आपके सामने, पहले छात्रा के ऊपर हमला, उसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है, और वहीं दूसरी तरफ जवान को गोली मारी गई। गोली मारकर जवान की हत्या कर दी गई। सुशासन बाबू के नाम से मशहूर है नीतीश कुमार, और कैसा सुशासन उनका ये है, अब बीजेपी भी यही सवाल उठा रही है, विपक्ष यही सवाल उठा रहा है, और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त बड़ा सवाल। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से, जहां पर मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ ईडी की टीम ने छापेमारी की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के साथ ही उनके करीबियों के ठिकानों पर भी छापा मारा गया है। लखनऊ, गाजीपुर, दिल्ली में छापेमारी की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी के करीबी, उनके भाई के घर पर छापेमारी की गई है। तो कई ठिकानों पर अफजाल अंसारी के छापेमारी की गई है। ईडी का ये छापा है, मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है। दिल्ली, लखनऊ, गाजीपुर, तीनों जगह एक साथ छापेमारी की गई है। यह भी बताया जा रहा है कि कई अहम दस्तावेज हैं जिन्हें जब्त किया गया है, और इनके बिना पर अभी आगे और ज्यादा कार्रवाई की बात भी अब सामने आ रही है। तो अफजाल अंसारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। तो उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता रहे मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी पर शिकंजा अब और ज्यादा कसता चला जा रहा है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी अब उनके ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्तार अंसारी और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की गई। दिल्ली से लेकर लखनऊ और गाजीपुर तक अधिकारियों ने जांच की। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के अलावा उनके करीबियों के ठिकाने पर भी छापा मारा गया। गाजीपुर में विक्रम अग्रहरी, गणेश मिश्रा और खान बस सर्विस के मालिक के ठिकानों पर छापा मारा गया। घर के बाहर पैरामिलिट्री के जवान तैनात किए गए। न किसी को घर से बाहर आने की इजाजत थी और न ही अंदर जाने की। सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ पीएमएलए के तहत ईडी की टीम जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने जांच के दौरान कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए।